प्यारे बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बच्चों, जरा इस तरफ नजर दौड़ाइए। यहाँ दरवाजे पर हम खटखटाने का एक चित्र देख रहे हैं और यहाँ कुत्ते की भौंकने की जो आवाज है, इस चित्र को देखकर हम अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ बादलों की गड़गड़ाहट, हवाई जहाज के चलने की जो आवाज, उससे उड़ने से जो उत्पन्न होती है वो ध्वनि, या ट्रेन के चलने पर जो ध्वनि है, उसको हम अनुमान यहाँ पर इस चित्र को देखकर कर रहे हैं। यहाँ पर इन चित्रों में आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। बातों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और यहाँ जो बात हम कर रहे हैं बच्चों, उस बात का, उसे हम भाषा कहते हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, उसे प्रकट करते हैं। तो भाषा का जो सबसे छोटा रूप है, छोटा अंश है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है ध्वनियों का उच्चारण। इसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, उसके सबसे छोटे खंड को क्या कहते हैं, उसके सबसे छोटे खंड को हम ध्वनि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अ, ई, च, म, ये उदाहरण हैं विभिन्न ध्वनि, यानी जो उच्चारित रूप है, जिन्हें हम कानों से सुनते हैं। ध्वनि क्या होता है, जिन्हें हम कानों से सुनते हैं, वे ध्वनि है। और उसे हम व्याकरण में जब लिखित रूप प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनियों का जो उच्चारण हम करते हैं, तो उस समय मुख के विभिन्न अंग काम में आते हैं, सहायक होते हैं। यह चित्र आप देखिए अच्छी तरह से, यह मनुष्य का मुख है। यहाँ पर देखिए, यह जीभ है, मुख्य रूप से इसको देखिए, होंठ है, दांत है, वर्ष इसे कहते हैं, वर्ष। उसके बाद है कठोर तालु, यहाँ कोमल तालु, इन दोनों के मध्य जो जगह है उसे हम कहते हैं मूर्धा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो पूरा अंश है, ये मुख विवर है, यह नासिका विवर है। इसे हम यहाँ पर जो लटकता हुआ मांसपिंड है, उसे हम कौवा कहते हैं। बाकी की यह जो जगह है, उसे गलविल कहते हैं। यहाँ आप देखिए, आगे बढ़ते हैं, यह जो है ये श्वास नलिका है और यह भोजन नलिका है। श्वास नलिका फेफड़ों से संयुक्त है। फिर यहाँ स्वर यंत्रावरण, स्वर यंत्र है, स्वर यंत्रावरण है, काखल है। तो यह विभिन्न प्रकार के मुख के अंग हैं, अवयव हैं, जो ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होते हैं, जिन्हें आप पुनः यहाँ पर देखिए। ध्वनियों के उच्चारण में मुख के निम्न अंग काम में आते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ चित्र में दर्शाया है। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, होंठ, दोनों होंठ, दांत, वस, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु, अली जिह्वा या कौवा। फिर जिह्वा, आगे है स्वर यंत्रावरण और उपाली जिह्वा, स्वर यंत्र और काकल। यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ये है फेफड़ा। ये फेफड़ा है और फेफड़े से आने वाली, इन दोनों फेफड़ों से आने वाली हवा या वायु, इन अंगों की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करती है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की जो ध्वनियां है, उच्चारण की दृष्टि से हम क्या करते हैं, इसे दो भागों में बांटते हैं। क्या क्या है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, जिसे हम आगे देख सकते हैं बच्चों। हिंदी की ध्वनियां, और मैंने जैसे पहले बताया है कि वर्णमाला, हर भाषा में जो ध्वनि चिन्ह है, यानी मौखिक ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप जब दिया जाता है, वे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वे वर्ण कहलाते हैं।
और हर भाषा में वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है, एक व्यवस्थित क्रम है, एक के बाद एक आते हैं, एक व्यवस्थित समूह, और उस समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ हम देख सकते हैं अ आ, ई उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। उसके बाद यहाँ पर जो व्यंजन है क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, और ये भी अलग से हम शब्दों की दृष्टि से कहाँ प्रयुक्त होगा? ये ड ढ है, त थ द ध न, प फ ब भ म, और यहाँ पर अंतस्थ य र ल व, स श स ह। फिर मिश्र व्यंजन भी है, क्ष त्र ज्ञ स्र। आगे बच्चों अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। हम लोग अनुस्वार को इस तरह से दिखाते हैं और ये विसर्ग है, फिर चंद्र बिंदु है। तो बच्चों ये हमारी वर्णमाला। तो हमारा विषय है, आलोच्य विषय है आज स्वर। स्वर वे ध्वनियां हैं, स्वर वे ध्वनियां हैं जो मुख से बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध के निकलते हैं। कैसे? फेफड़ों से हवा आती है और उस समय बिना किसी टकराहट के, यानी कहीं पर कोई अवरोध नहीं होता है, जीभ किसी उच्चारण अवयव से नहीं टकराती है, और वहां से जो ध्वनियां निकलती हैं वे स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है? जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं कोई अवरोध नहीं होता। हाँ, हवा का बिल्कुल भी अवरोध नहीं होता है, कहीं वह रुकती नहीं है, आती है उस समय। लेकिन कुछ स्थितियां मुंह में जरूर होती है, जीभ की स्थितियां भी बदलती रहती है, लेकिन हवा कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती। तो हिंदी वर्णमाला के कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। यहाँ आप देख सकते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये संख्या में 11 है। और स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उस समय क्या होता है? स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? जीभ ही सक्रिय रहती है। मुख्य रूप से कौन सक्रिय रहती है? जीभ। जीभ की क्रियाशीलता ही अधिक होती है। उसकी क्रियाशीलता के अनुसार स्वर ध्वनियां उत्पन्न होती है। जैसे हम देखते हैं उच्चारण की जो जिह्वा का जो भाग होता है, जिह्वा का जो भाग होता है, कभी जिह्वा का कौन सा भाग? अगला भाग, कभी अगला भाग, कभी मध्य भाग, या फिर कभी पिछला भाग उच्चारण में सहायक होता है। इस प्रकार जो है, यानी जिह्वा का जो भाग सक्रिय रहता है, उस हिसाब से स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं बच्चों, और वे हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो बच्चों देखिए, आगे देखिए क्या होता है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं जिह्वा की, ये उसका जिह्वा की नोक है, उसका अग्र भाग है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बच्चों, मैंने कहा जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? जिह्वा का अग्रभाग क्रियाशील रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, उन स्वरों को क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। और हिंदी के जो अग्र स्वर हैं, ई, ए, ऐ। ई, आप इसका उच्चारण कीजिए, ई, ए, ऐ। आप स्वयं उच्चारण करके अनुभव कर सकते हैं कि ये इस समय इन ध्वनियों को उच्चारण करते समय जिह्वा का जो अग्रभाग है वह सक्रिय रहता है।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, बीच का हिस्सा, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर। आप देख सकते हैं मध्य स्वर में ये जिह्वा का बीच वाला हिस्सा, और हिंदी में जो है अग्र मध्य स्वर जो है वह अ। इस समय जिह्वा का जो बीच का हिस्सा है वह क्रियाशील रहता है। फिर पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग, पीछे का हिस्सा, यानी यहाँ जैसे आप चित्र में देख सकते हैं यह वाला हिस्सा सक्रिय रहता है, क्रियाशील रहता है। उस स्वर ध्वनियों को या उन स्वर ध्वनियों को क्या कहते हैं? उन ध्वनियों को पश्च स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पश्च स्वर कौन कौन से हैं? आ, उ, ओ और औ। यह हिस्सा जो है वह इन स्वरों के उच्चारण के समय अधिक सक्रिय रहता है। तो तीनों यानी तीन जो हिस्से हैं, पहला हिस्सा यानी अग्रभाग, मध्य भाग और जो पश्च भाग, पीछे का जो हिस्सा है, वह विभिन्न स्वर ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अब हम देखेंगे स्वरों के भेद। जो भी ध्वनियां हम उच्चारण करते हैं, जिन स्वर ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, उनमें समय लगता है अल्प बहुत इधर उधर। तो इस हिसाब से भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, और वे क्या क्या हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से या समय के अनुसार, यहाँ पर क्या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? स्वरों के दो भेद। वह जो हमने पढ़ा था वह था जीभ की जो सक्रियता, उसका जो भाग लेना है किसी ध्वनि के उच्चारण में, उसके हिसाब से भेद। लेकिन यहाँ जो है उच्चारण का जो समय होता है उस हिसाब से हम स्वरों के भेद यहाँ पर देखेंगे। दो भेद होते हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर और दूसरा भेद जो है बच्चों दीर्घ स्वर। तो उच्चारण समय के हिसाब से हिंदी की जो स्वर ध्वनियां हैं उनके दो भेद हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में बच्चों क्या होता है? ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? थोड़ा कम समय लगता है। और हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वह 4 है। क्या क्या है वे? अ, ई, ओ और री। अ देखो एक झटके से हम बोल रहे हैं ना, अ, फिर ई, उ और री। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं बच्चों। और जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, यानी दीर्घ स्वर, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों? दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में उच्चारण करते समय अधिक समय या दुगुना समय, स्वरों के लिए हम जितना समय लेते हैं उससे भी अधिक दुगुना समय हम कह सकते हैं, यूं दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उन ध्वनियों को दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है बच्चों 7 है। कितनी है? इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो उच्चारण में जो समय है उस हिसाब से हम देखेंगे तो दीर्घ स्वर 7 है और ये सब हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विशेष बात कहना चाहूंगी, विशेष स्वर ध्वनि है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, और वह है री। देखिए बच्चों, री हम उच्चारण कैसे करते हैं?
हालांकि इसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, री री ऐसे करते हैं ना। तो बच्चों ये व्यंजन की तरह ही हमें सुनाई देता है, लेकिन वर्णमाला में इसे क्या किया गया है, इसे स्वर के रूप में ही ग्रहित किया गया है। री का उच्चारण स्वर न होकर व्यंजन री की तरह होता है, री की भांति होता है, और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम स्वर के अंतर्गत रखते हैं, और जो री है वह ह्रस्व स्वर है। मैंने कहा था पहले ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, और उनमें एक जो है वह री है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा उस पर जरा नजर दौड़ा देते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, फिर उच्चारण अवयवों के बारे में भी हमने सीखा, फिर स्वरों का वर्गीकरण, ये तीनों बातें हमने आज सीखी। अभी हम बढ़ते हैं मूल्यांकन की ओर। बच्चों अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका संभालिए और इन प्रश्नों को लिखिए, साथ साथ उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, हमारे मुंह से निकलने वाली जो भाषा है उसके सबसे छोटे खंड को, हमारे मुंह से निकलने वाली भाषा के सबसे छोटे खंड को डैश कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इसका उत्तर बच्चों इस तरफ लिख रही हूं। ख, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियां डैश प्रकार की हैं। कितनी प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। क्या क्या है, स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनि। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में, मैंने कहा ह्रस्व स्वर के उच्चारण में समय कम या अधिक, कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें डैश स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देखिए री का उच्चारण जो हम करते हैं उसे किस तरह से लिखते हैं या किस भांति हम करते हैं। ये स्वर है, हमें पता है ह्रस्व स्वर है, और इसका उच्चारण लेकिन हम किस तरह से करते हैं, इसका उच्चारण हम री की तरह करते हैं। यानी री का यहाँ जो ह्रस्व स्वर है इसका उच्चारण री की तरह होता है, व्यंजन की भांति होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना, आशा है इसका अभ्यास आप करेंगे। मुझे ध्यान से सुनने के लिए, मन लगाकर सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।